प्राचीन इतिहास। दोस्तों, यह टॉपिक बीपीएससी प्री, बिहार दरोगा, रेलवे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। मैं हूं अमन आकाश, फ्लाई स्काई विद नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एंशिएंट हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला वीडियो जो इस वीडियो में प्रस्तर युग से होते हुए पाषाण युग का काल देखेंगे, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से होते हुए 3000 ईसा पूर्व तक जाएगी। उसके बाद आएगी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक जाएगी। उसके बाद आती है वैदिक काल, जो कि 1700 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल तक जाएगी। फिर इसके बाद दूसरी वीडियो जो आएगी शासन का संघर्ष, उसमें देखेंगे, जो कि मौर्य साम्राज्य के बाद 600 ईसा पूर्व से 183 ईसा पूर्व उसमें साम्राज्य देखेंगे, जो कि महाजनपद का क्षेत्र विस्तार है। उसके बाद मगध साम्राज्य का विस्तार होगा, और जो कि धार्मिक गतिविधियां यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास इसी काल में हुआ था। उसके बाद आते हैं थर्ड वीडियो पर, जो कि शासक और साम्राज्य 183 ईसा पूर्व मौर्य उत्तर साम्राज्य के बाद से उत्पन्न जो वंशवाद होगा वो 720 ईसा पूर्व तक जाएगी, जिसमें गुप्त साम्राज्य 3 सदी तक राज किया है। दोस्तों, बस आप इस वीडियो को सुनकर समझकर देखते हुए बस प्राचीन इतिहास को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, एंशिएंट टॉपिक का जो आज पहला वीडियो है, इसमें 4 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पहले टॉपिक होगी। दूसरा प्रस्तर युग, जो कि आदि मानव यानी कि पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास और विस्तार, क्षेत्र कहाँ तक था, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आती है उसको पढ़ेंगे, जिसमें आपको पुरोहित और 16 संस्कार के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारी जानकारी क्राउन के सामान्य ज्ञान बुक से ली गई है। आज का टॉपिक है भारत का प्राचीन इतिहास। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है, उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान में भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ हैं। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। तो चलिए पहली टॉपिक इसमें है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करें तो हमें स्रोतों में 4 प्रकार के स्रोत मिलते हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो गया विदेशियों द्वारा विवरण देना, चौथा पुरातात्विक स्रोत। पहला जो ग्रंथ है वो है ब्राह्मण साहित्य, जिसमें 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण आते हैं। फिर आएंगे बौद्ध साहित्य में, जिसमें विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवदान, बुद्ध चरित जिसने अश्वक घोष द्वारा रचित थी, महाविवास जो वसुमित्र द्वारा रचित थी। उसके बाद आते हैं जातक आदि। जैन ग्रंथ में आपको मिलेगा कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। राजतरंगिणी जो कि कलहन द्वारा रचित थी, पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवदयी द्वारा रचित थी, हर्षचरित जो बाणभट्ट द्वारा रचित थी, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित थी, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित थी, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा रचित थी, स्वप्नवश दाता जो भास द्वारा रचित थी। ये सारे थे ऐतिहासिक साहित्य स्रोत। कुछ राजाओं द्वारा रचित साहित्य भी मिले हैं, जिसमें हाल जो सातवाहन शासक हैं उन्होंने लिखी थी गाथा सप्तशती, महेंद्र वर्मन जो पल्लव शासक हैं उन्होंने लिखी थी मत विलास प्रहसन। फिर आते हैं हर्षवर्धन ने लिखी रत्नावली, नागनंद प्रियदर्शिका। फिर आपके आखिरी में सोमेश्वर चालुक्य वंश के शासक थे, उन्होंने लिखी थी मनोल्लास। कुछ महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत ग्रंथ के प्रमुख तथ्य भी हैं, जैसे राजतरंगिणी का विकास, और इस बुक के बारे में आपको विस्तार से पता चलेगा। जैसे कि राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में थी, पहली बार इसमें ऐतिहासिक स्रोतों की झलक इस ग्रंथ में मिलती है, जो कलहन द्वारा रचित थी। महावंश और दीपवंश बौद्ध ग्रंथ हैं, जो दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ हैं, यानी कि भारत के दक्षिण भारत के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना, जिसकी नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल से सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है।
ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष चरित के रूप में की, यानी कि जो भी हिस्ट्री का बेस्ड है वो हर्ष चरित्र में आपको मिलेगा, जो कि बाण भट्ट ने रचित की थी। आखिरी जो है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त के रूप से नाम से भी जानते हैं, इन्होंने मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण किया। अब दूसरा विवरण मिलता है, तीसरा, जो कि है विदेशियों द्वारा विवरण। पहला है यूनानी लेखक हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप में अप्राप्य है, लेकिन इसके उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। तीसरा अज्ञात लेखक है। यह अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, यानी कि लाल सागर का विवरण में दिया, जो कि रेड सी पर लिखी गई थी। टॉलमी की ज्योग्राफी का 150 ईस्वी के आसपास रचित थी, जो कि प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। अब आते हैं रोमन लेखक। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। तीसरी जो है चीन, जो हमारा भारत का पड़ोसी देश भी है। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फायन, यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी में प्रारंभ में उसने फुकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। दूसरा जो है हीन सांग, युवान चांग भी बोलते हैं इसे। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सियूकी की रचना की। वाटर्स के अनुसार यह भारत को इंटू यानी कि अर्धचंद्राकार का नाम देता है। वेनसांग के मित्र वीली ने वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। तीसरा जो चीनी यात्री था उसका नाम है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया। यह हेनसांग के समय में आया था, जो कि उसके काल के 40 साल के बाद ही इसके आगमन माना जाता है, 670 ईसा पूर्व के आसपास। इसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। अब आते हैं अरबी लेखक सुलेमान। वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अलवरूनी अलवरूनी महमूद गजनवी के समकालीन था। इसने तहकीके हिंद, किताबुल हिंद की रचना की। महमूद गजनवी 998 ईसा पूर्व पर प्रथम भारत के क्षेत्र में अपना प्रवेश किया था और 1026 तक रहा। उस काल में अलबरूनी उसके साथ आया करता था और भारत में रहकर इसने किताबुल हिंद की रचना की थी, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। शब्दावली की माने तो जो लेख, मुहर, प्रस्तर स्तंभ, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र परतों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। इस फिगर में आप अभिलेख को समझ सकते हैं। इसके अध्ययन को हम लोग पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। पॉलीग्राफी अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र यानी कि पॉलीग्राफी कहते हैं। नुमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि नुमिमेस्टिक्स कहते हैं। सिक्के भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कासर्पण कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बर्तन थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थीं। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये कुछ पाषाण सिक्के हैं जिन पर कुछ पंचमार्क दिखेगा आपको। कुछ पाषाण सिक्के और भी हैं। ये कुछ कांसे और पत्थर के सिक्के भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। फिर आते हैं सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा गया एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया। अभिलेख अभिलेख मोहर
वो चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, जो कि आपने अभी चित्र में देखा, तथा मंदिर की दीवारों एवं ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। मंदिर में भी कई बार आपको शिलालेखों पर अंकित कुछ मार्क्स दिखेंगे, कभी कोई चित्र दिखेगा या कभी कोई लिपि दिखेगा लिखा हुआ, जो कि दीवारों में छेद करके खुदवा करके बनाया जाता था। सबसे अधिक अभिलेख जो कि मैसूर संग्रहालय वर्तमान कर्नाटक में संग्रहित है। मौर्य उत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अभिलेख में प्रयुक्त लिपियां 4 तरह की लिपि होती थी। पहली प्राकृतिक लिपि। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में होती थी। माना जाए कि उसमें कोई चित्र बना होता था, चित्र द्वारा दर्शाया जाता था। फिर आती है ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जो लिपि है बाएं से दाएं लिखने का, एक तरह की ब्राह्मी लिपि के रूप में, या फिर संस्कृत की जो लिपि है वो भी बाएं से दाएं ही लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं की लिखी जाती थी। एक तरह का उर्दू अभिलेख है। उर्दू भाषा जैसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चौथी लिपि है यूनानी एवं आरामाइक लिपि, जो कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ में उत्तर प्रदेश में था एवं टोपरा जो वर्तमान हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक। शासक का नाम है समुद्रगुप्त। यह गुप्त वंश के शासक थे। इन्होंने अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, एक है एरन अभिलेख सागर मध्य प्रदेश में है। दूसरे शासक रुद्रदामन जो एक शासक हैं, इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में मौजूद है। स्कंदगुप्त द्वारा भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर में है। खारवेल जो कलिंग के शासक थे, इन्होंने हाथी गुफा अभिलेख, इन चित्रों में देख सकते हैं हाथी गुफा अभिलेख का चित्र है। ये खारवेल द्वारा शिलालेखों में रचित की गई थी। ये काफ़ी बड़ी अभिलेखों में से एक है। इसमें से देखा जा सकता है कि पहाड़ों के बीच काट करके पिलर्स को बनाया गया और अंदर गुफाएं भी हैं। हम आते हैं 5वें पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक थे। इन्होंने ऐहोल अभिलेख में अपनी होने का प्रमाण दिया है। राजा भोज जो प्रतिहार शासक हैं, इन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति यानी कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। विजयसेन जो कि देवपारा अभिलेख है। हर्षवर्धन मधुवन एवं वाशखारा अभिलेख का उल्लेखित मिलता शिलालेखों में। यशोधर्मन मंदसौर प्रशस्ति और गौतमी वलश्री जो कि सातवाहन शासक हैं, इन्होंने नासिक अभिलेख में अपनी होने का प्रमाण दिया है। इस फिगर में हम देख सकते हैं राजा भोज जो कि प्रतिहार शासक थे, उन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है उसकी शिलालेखों को कैसे उल्लेखित किया था कि आने वाले समय में कैसे लोग जान सकेंगे कि उनके समय में कैसी शासक होती थी। इन अभिलेखों का एक विशेष कारण हुआ करता था। इसे समझा जा सकता है कि उस वक्त की काल आने वाले मानव काल को ये बता सकेगी कि हमारा जीवन कैसे चल रहा होता था, किस तरह का शासक और कानून बना था, किस तरह की ज़िंदगी वहाँ पर व्यतीत होती थी। इसका उल्लेखित इन शिलालेखों में मिलता है। अब आते हैं अभिलेख विशिष्ट तथ्य। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख जिसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभलेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। चौथा पॉइंट मिलता है आपको समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। 5वां पॉइंट आपको मिलेगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा यानी कि गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। सती प्रथा उस प्रथा को कहते हैं जिसमें अगर कोई महिला विधवा होती है तो उसे भी जिंदा अर्थियों पर बैठा दिया जाता था और उसके साथ वो सती हो जाती थी। फिर आपको मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जनेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय को वर्णन महरौली स्तंभ लेख में मिलता है। यह है महरौली स्तंभ लेख जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन करती है।
अब आते हैं कुछ विदेशी अभिलेखों पर। बोगाज कोई एशिया माइनर मध्य एशिया कहा जाने वाला 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम उल्लिखित हैं। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत का वेशनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, गरुड़ स्तंभ मौजूद भारत में कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश के विदिशा। प्राचीन इतिहास के आधुनिक लेखक 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंट्रोलॉज के नाम से कराया गया। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंसन जो तीसरे थे, उन्होंने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। चौथे आपको मिलेंगे विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत के सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार एल बैसम ने वंडर डैट वाज इंडिया लिखी। छठे आपको मिलेंगे डी कौशाम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास का जानने का एक उत्तम स्रोत है। अब कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक। प्राचीन इतिहास में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा और इससे प्रश्न भी काफ़ी आते हैं, इसलिए आपको याद रखना काफ़ी अहम है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। लेखक विज्ञानेश्वर द्वारा रचित थी मिताक्षरा, जिमुत वाहन द्वारा रचित थी दायभाग, कालिदास द्वारा रचित था विज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश। कई लेखक जो हैं एक से ज़्यादा किताबें रचित की थी और काफ़ी फेमस भी हुई। इसाक दत्त द्वारा रचित थी मदर राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। फिर आपको मिलेगा शूद्रक द्वारा रचित थी मृक्ष कटिकम, वात्सायन द्वारा रचित थी कामसूत्र। कामसूत्र को माना जाता है कि एक वात्सना की किताब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जीवन के चित्रांत को दर्शाया गया है इस किताब में। राजशेखर काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण की रचना की गई थी। बानभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। विल्हन ने विक्रमांक देव चरित की रचना की। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। पद्मगुप्त ने नवशांक चरित की रचना की। सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। यह हाईलाइट कर लीजिएगा, यह बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि की रचना की। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। अतुल ने मूषिक वंश की रचना की। नागसेन ने मिलिंद पन्नु की रचना की। वारामिहिर ने बृहत संहिता की रचना की। भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की। दंडी ने काव्य दर्शन की रचना की। हेमचंद्र सूर्य कुमारपाल चरित की रचना की। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। भास ने चारुदत्त स्वप्नवास दत्ता की रचना की। विष्णुगुप्त पंचतंत्र की रचना की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित सूत्रलांकर की रचना की। वेद व्यास ने भगवद गीता महाभारत की रचना की। भर्तृहरि जो भक्ति शास्त्र की रचना की। क्षेमेंद्र ने दशावतार चरित की रचना की। कामंदक नीतिसार भारत जो कि नाट्य शास्त्र की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। हरिसेन ने बृहत कथा कोश की रचना की। माघ ने शिशुपाल वध की रचना की। सारंग देव ने संगीत रत्नाकार की रचना की। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। नागार्जुन सतसहिश्रिका की रचना की। इन्होंने शून्यवाद का उपदेश भी दिया था। बिहारी सतसई की रचना की। नारायण भट्ट ने हितोपदेश की रचना की। सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी की रचना की। दोस्तों आप इसे पॉज करके भी आप याद कर सकते हैं, अतः आप बुक रख कर भी इसे एक चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। दोस्तों हमने पहली टॉपिक आते हैं प्रस्तर युग, आदि मानव के जो पाषाण युग से भी संबंधित है। तो चलिए इस टॉपिक को भी शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के ऐतिहासिक की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोतों में से एक है जो लोगों द्वारा खोजी गई है, चाहे वो खंडहरों से खोदी गई है या मिट्टी कोड़ करके किसी नगर का उल्लेखित किया गया है। ऐसे स्रोतों को पुरातात्विक स्रोतों के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे पाषाण युग एवं धातु युग। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रति नूतन प्लेस्टोसीन काल में हुआ। इस युग को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला आपको मिलेगा पूरा पाषाण काल। आप देख सकते हैं कि एक फ्लोचार्ट टाइप बना हुआ होगा कि प्लेस्टोसीन काल यानी कि प्रस्तर युग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पूरा पाषाण काल। अब 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक हमें आना है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें आर्कटेक
एवं खाद्य संग्राहक की रचना या फिर उल्लेखित मिलेगी आपको। मध्यपाषाण काल में मेसोलिथिक काल बोलते हैं इसे, आखेटक एवं पशुपालक की उल्लेख है। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज है, जो कि खाद्य उत्पादक की बारे में जानकारी देगा। अब 3 भागों में पूरा पाषाण युग की रचना की गई है। पूरा पाषाण युग यानी कि पहले वाले पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। अब इसे भी 3, पहला होगा निम्न, फिर बीच का, फिर आपका उत्तर पार्ट होगा, यानी कि छोटा, मंझौला, फिर बड़ा। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। ऐसा माना जाता है कि आदि मानव का क्षेत्र, जो कि एक अस्थिर क्षेत्र हुआ करता था, इनके लिए ना रहने को घर हुआ करती थी, ना खाने को अनाज हुआ करती थी। उस वक्त यह शिकार करके अपनी जीवन को व्यतीत करते थे। इसी काल में अग्नि का भी आविष्कार किया इन्होंने। मानव मानव समूह में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करते थे। मुख्य औजार कुल्हाड़ी, जो कि पत्थर की बनी होती थी, यह हस्त कुठार, हैंड एक्स, विद्राणी, क्लेवर और खंडक, जो कि एक चॉपर कहलाता है। प्रमुख स्थल, इनके बारे में जानकारी मिलने के लिए प्रमुख स्थल है कश्मीर, थार, जो कि राजस्थान में है, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है, भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, सोहन नदी घाटी जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। अब भीमबेटका की गुफाओं की एक चित्र देखते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि उस वक्त की कैसी चित्रों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है कि कैसा वैसा जीवन काल हुआ। यह है भीमबेटका गुफाओं की एक चित्र। इसमें आज के डेट में तो ये पर्यटक स्थल बन गया है, लेकिन इसके जानकारी के लिए ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला चित्र भीमबेटका की गुफाओं से ही प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब मध्यपाषाण युग के बारे में जानते हैं। यह काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक हुआ। अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया गया। इस काल को फलक संस्कृति यानी कि फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। इसी काल में पत्थर के गोले, बाटिकाश्रम उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ। मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी एवं खुरचनी बना। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश यानी कि मध्यपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेवासा जो कि महाराष्ट्र में, उड़ीसा आदि। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको यह जानकारी देगी कि उस वक्त कैसा काल हुआ होगा। क्योंकि पहला आपने पूरा पाषाण काल पढ़ा था, तो निम्न पाषाण काल में हमने अग्नि का आविष्कार देखा, दूसरा में अग्नि का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया गया। अब इस काल में कुछ स्थिति सुधरेगी। 2 प्रमुख विशेषताएं थीं। नए चकमक उद्योग, यहाँ उद्योगों का भी संचरण शुरू हो गया। आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस का भी उदय हुआ। अब सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण, यानी कि आपने चित्र में देखा था भीमबेटका इसी काल के हैं। प्रमुख औजार फलक एवं दक्षिणी, ब्लेड्स एंड बरिस सल्क। इसके प्रमुख स्थल हैं बीजापुर, इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब आते हैं दूसरा काल जो कि मध्यपाषाण काल है। यहाँ आपने देखा होगा प्लेस्टोसीन काल में, पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब दूसरा जो काल है मध्यपाषाण का कहलाता है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागौर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी काल में सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथ, फलक का उद्योग था। मुख्य औजार पत्थर के बहुत छोटे औजार। प्रमुख स्थल थे मध्य प्रदेश के आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, भोपाल, बादौर, सिद्धि के पास, राजस्थान के बागौर, गुजरात में लंगराज, उत्तर प्रदेश में महागढ़, मेजा, सराय नहाराय प्रतापगढ़ में, बिहार के पायसराय, मुंगेर इत्यादि। बिहार में और भी अन्य क्षेत्र थे, जैसे कि सारण हो गया, नवादा हो गया, मुंगेर का क्षेत्र हो गया। इन जगह भी पाषाण युग माना जाता है। अब आते हैं नवपाषाण काल जो कि तीसरा काल है। 9,000 ईसा पूर्व से विश्व मानता है वह 7,000 ईसा पूर्व भारत से लेकर, ऐसा भारत ने माना है कि 7,000 ईसा पूर्व से है, जो कि 250 ईसा पूर्व तक जाएगा। इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया। मुख्य औजार थे पॉलिशदार पत्थर के औजार, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हड्डियों के औजार,
अब इनके कुछ प्रमुख स्थल भी देखते हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, बुर्ज होम गुफकराल कश्मीर में है, कोल्डी हवा जो महागढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में माना जाता है, चिरान सिनवार बिहार में है, सरुतरु मारकडोला जो कि असम में है, ब्रह्मगिरी, कोडेकल, हल्लूर, मस्की, पिकलीहल, सेनेकल्लू कर्नाटक में माना गया है, पैमपाली जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नवपाषाण काल के कुछ विशेष तथ्य भी हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ किया गया है, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र पड़ता है। अन्य तथ्यों की बात करें तो जैसे कोल्डियावा इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम को कहते हैं भुर्ज वृक्ष का स्थान। यह कश्मीर यहाँ गर्तावास यानी कि गड्ढागर, हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। गुफाक्राल जो कुम्हार की गुहा कहलाती थी। कश्मीर यहाँ के लोग पशुपालन व कृषि दोनों कार्य करते थे। अब बात करते हैं चिरान सारण जो बिहार में है। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हिरन के सींगों से बने उपकरण। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। कुम्हकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पॉलिश तार, काला मृतभान, धूसर मृतभान और चटाई की छाप वाली मृतभान प्रमुख हैं। पिकलीहल कर्नाटक में यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता होगी। अब यह आज की तीसरी टॉपिक है, जैसे आदि ऐतिहासिक काल भी अभी बताया गया। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। कुछ चित्रों द्वारा देखते हैं कि कैसी खुदाई हुई थी। यह तस्वीर है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने शुरू की थी और आगे चलकर इसके नगर व्यवस्थित रूप को भी उल्लेखित किया। ये खुदाई के दौरान निकले हुए जो कुछ तस्वीर हैं, जैसे कि कुछ स्नानागार भी दिख रहे होंगे आपको इस तस्वीर में। सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक यानी कि ब्रॉन्ज कालीन भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में कैसे नगर व्यवस्थित थी। काल निर्धारण, अगर हम रेडियो कार्बन की बात करें, इसकी के साक्ष्य को हम लोग मानते हैं आज के डेट में, जो कि C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है और इसी को सरकारी रूप से भी लिया जाता है। अगर इससे पहले की बात करें तो जैसे कि अनुमानतः कई अन्य विद्वानों के द्वारा सैंधव सभ्यता का बताया गया काल, जैसे सर मॉन्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया, बोली द्वारा 2800 ईसा पूर्व बताया गया, सर जॉन मार्शल द्वारा 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया, DP अग्रवाल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया, अल्विन 2150 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। ये सारे विद्वानों द्वारा अनुमानता किया गया था, लेकिन जब रेडियो कार्बन जब टेक्निक आई उसके अनुसार जब इसकी जांच की गई तो इसके DNA में 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। अब बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता का काल। पहला काल है पूर्व हड़प्पा काल, 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व माना जाता है हड़प्पा का काल, जिसमें कोर्दी जी, दम्ब सादात, आमरीलाल और सिसवल है। दूसरी है परिपक्व हड़प्पा काल, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चांदरो, लोथल, कालीबंगा, बनावली जैसे क्षेत्र का विस्तार हुआ और विकास हुआ। उत्तर हड़प्पा काल 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो समाप्ति पर आ गई थी, जिसमें रंगपुर, रोजदी, गुजरात, राखीगढ़ी, हरियाणा। अब इसके विस्तार क्षेत्र को देखते हैं। पहले कुछ तस्वीर देख लेते हैं।
इसी चित्र से पता चलेगा कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता किस क्षेत्र में था भारत से। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में इसका विकास हुआ था। मोहनजोदारो सिंधु नदी के बाएं साइड थी और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट किनारे बसी थी। और इसी नदी को बोला जाता है, इसी नदी के किनारे जो बस्ती बसी हुई थी, इसी को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। यह सूचना क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कश्मीर का क्षेत्र मांडा कहलाता है, पाकिस्तान का सबसे पश्चिम का क्षेत्र सुख्ता गंडोर कहलाता है, दक्षिण का क्षेत्र दायमाबाद और उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है। तो अब कुछ मैप के द्वारा भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखेंगे कि मांडा का क्षेत्र जो कि सबसे उत्तर में है, जो कश्मीर का क्षेत्र है, फिर राखीगढ़ी, फिर लोथल और रंगपुर यहाँ पर है, फिर आपका सुख्ता गंडोर यहाँ पर है। तो ये जो त्रिभुज का आकार बन रहा है, इसी को हड़प्पा सभ्यता का विस्तार माना जाता है। इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। अब यहाँ पर कुछ और भी तथ्य देखेंगे, जैसे कि हड़प्पा कहाँ पर मौजूद है इस मैप में। ये है रावी नदी के किनारे बसा ये हड़प्पा नगर। फिर राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया जो कि राजस्थान में है। फिर आपका आता है लोथल जो बंदरगाह था, रंगपुर, धौलावीरा जो गुजरात का क्षेत्र में है, चाहुंदरो जो वर्तमान पाकिस्तान में है, कोटदीजी भी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी जो बहकर आई थी वो भी पश्चिम साइड पड़ती है, मोहनजोदड़ो की नगर भी, सुख्ता गंडोर जो सबसे पश्चिम में स्थित नगर थी वो है सुख्ता गंडोर। तो इसके माध्यम से आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख स्थल पर। सबसे पहला है हड़प्पा। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। 1921 में दयाराम सानी ने इस स्थल की खोज की। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, जो बगल में आप चिन्ह देख रहे होंगे। हड़प्पा में 6 नगार मिले हैं जो ईंटों के बने हैं, चबूतरों पर 2 पांतों में हैं। प्रत्येक की लंबाई 1500 लेकर 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मुहर पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। यह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा, आसन के नीचे एक भैंसा और पांव पर 2 हिरण हैं। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर पर कुबर वाले बैल की आकृति मिली है, मुहर यानी कि स्टैम्प, जो उस वक्त मिलती थी। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व का संकेत आदि प्राप्त हुआ है। बात करते हैं कालीबंगा जो तीसरा नगर था। काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल समाधान का प्रमाण मिला। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। लोथल जो चौथी नगरी थी, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल जो गुजरात में गल्फ के किनारे मौजूद है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें
नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी को याद दिलाता है। यह है लोथल नगर की कुछ तस्वीरें। अब आते हैं चाहुंदरो। चाहुंदरो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांकर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। चाहुंदरो में बकराकार ईंटें व काष्ठ की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। छठी जो है रंगपुर, यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। सातवां नगर था धौलावीरा। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य साथ साथ मिले हैं। यहाँ भारत में सबसे पहले हड़प्पाकालीन स्थल है। अब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं कि किस नगर के किनारे कौन सी नदी किसने खोज की, कौन से सन में खोज की, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला हड़प्पा के बारे में बात खोज की 1921 में, जो कि रावी के किनारे था। इसकी वर्तमान क्षेत्र संबंधित मोंटगोमरी, जो कि पंजाब का प्रांत है, जो पाकिस्तान का क्षेत्र में आता है। दूसरा मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी 1922, सिंधु नदी किनारे स्थित था। लड़काना जिले, प्रांत सिंध, पाकिस्तान का क्षेत्र। सुतका गैंडोर, जो सबसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, जो बलूचिस्तान के क्षेत्र माना जाता है, यह दासक नदी के किनारे बसा था। 1927 में इसकी खोज हुई थी। चाहंदरों ने गोपाल मजुमदार 1931 में सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की, जो कि सिंध वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र माना जाता है। कालीबंगा, बीके थापर व ब्रिजवासी लाल 1553 घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में आता है। कोटदीजी फजल अहमद 1953 सिंधु नदी किनारे, खैरपुर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। रंगपुर, जो सातवां नगर था, रंगनाथ राव ने खोज की थी 1953 से 54, जो मादर कठियावाड़ का क्षेत्र था। लोथल, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1957 से 58, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद का क्षेत्र था वर्तमान। फिर आलमगीरपुर, यगदत्त शर्मा 1588, हिंडन नदी किनारे, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। धौलावीरा, जो 12वां नगर था, RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1985-90 में, जो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, यह माना जाता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता तथ्य। सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी कि किसी भी प्रकार का लोहे का औजार या फिर खुरपा या कुछ भी सामान नहीं मिला है अभी तक, इसलिए उन्हें माना जाता है कि लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े का भी यूज नहीं करते थे, लेकिन सुरकोटदा जी में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्राकृतिक पूजक भी थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। भूमध्य सागरीय जान ही रहे हैं आप, मेडिटेरियन सी। सैंधव वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे। आज के भी मिट्टी के बर्तन कई लाल ही होते हैं। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधववासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि गाय का भी उल्लेख नहीं मिलता है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा कहते थे, मतलब कोई भी बर्तन जो आग में पकी हुई होती थी या फिर ईंटें बनाई जाती थी, इसे टेराकोटा कहा जाता था। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता का नाम है। जैसे मिस्र की एक सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सब एक ही काल की है। सामाजिक जीवन, हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। धार्मिक जीवन, यहाँ के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा में पकी मिट्टी की
स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना का लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुओं में कुंवर वाले बैल व पक्षियों में पाकता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब आते हैं समाधान। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। यानी कि जला भी दिया जाता था और उससे बचे अवशेष जो राख थे उसे मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसके राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ उपलब्ध है, उसे भी देखते हैं। सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था, यानी कि वहाँ पे राजनीतिक संगठन यानी कि कोई भी एक तरह का संगठन नहीं था। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, यानी कि पंडितों का भी अभाव था, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। इसलिए सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, यानी कि युद्ध के बारे में भी वो लोग नहीं जानते थे। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिक वर्ग के हाथों में था। इनके आर्थिक जीवन को भी दृष्टिकोण डालते हैं। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। कृषि, सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न था। बनावली में बरहिया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाब द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हैं, इसलिए नदी और तालाबों द्वारा ही सिंचाई की जाती थी। व्यापार, व्यापार में वस्त्र उद्योग सिंधुवासी का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था, जो सिंधु घाटी के पश्चिम में स्थित नगर था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी, ठंड में ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था। वहाँ चांदड़ो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इनकी समृद्धि व्यापार थी। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से और मेहुल्ला की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं, अब कुछ धातुओं की भी आयात की जाती थी, जैसे धातु पहला लार्ज वन मणि, लैपिस लाजुली जो बदख्शां जो अफगानिस्तान में मौजूद है स्थल था। सोना का आयात कोलार स्थान से जो कर्नाटक में मौजूद है। टीन जो अफगानिस्तान के स्थल से प्राप्त किया जाता था। अस्टेटाइट जो कि ईरान के क्षेत्र से प्राप्त की जाती थी। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र था। तांबा के लिए खेतरी राजस्थान आज भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। फिरोजा फारस से पाया जाता था। संगमरमर राजस्थान, संगमरमर की ईंटें से बना ताजमहल, उसके बारे में जानते हैं, वो भी राजस्थान से पाया गया है। इंद्रगोप मणि, कार्नेलियन बीड्स कहा जाता है इसे, जो कि गुजरात के भरूच क्षेत्र से मिलता था। मुहरे तथा बाँट, सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेलेखरी स्टेलाटाइट से होता था। विनियम बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का उपयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मोहरे सील प्राप्त हो चुके हैं। हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में यानी कि बोस्टोफ्रेडियन स्टाइल व चित्रात्मक या भावचित्रात्मक आइडियोग्राफिक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। यही एकमात्र लिपि है जिसे लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। सैंधव सभ्यता का अंत, अब इसके बारे में जानते हैं कि कैसे अंत हुआ, क्यों अंत हुआ। कई विद्वानों का अपना अपना मत है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों के मतभेद है, जो निम्नलिखित है।
पतन का कारण विद्वान मानते हैं डेल्स ने भूकंप आया था इसलिए पतन हो गया। कैनेडी ने माना प्राकृतिक आपदा था। व्हीलर व गार्डन ने माना आर्यों का आक्रमण था। विदेशियों का आक्रमण होने के कारण गार्डन चाइल्ड ने माना। स्टाइन व घोष ने माना है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहाँ का पतन हो गया। लैमरिक ने माना अस्थिर नदी तंत्र, मतलब कि बाढ़ आने के कारण कई क्षेत्रों में वो सभ्यता लुप्त हो गई। मैके राव मार्शल द्वारा माना गया कि बाढ़ आने से यह सभ्यता समाप्त हो गई। अब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता विशेष तथ्य जानते हैं। ज़्यादातर हड़प्पाई सीले चौकोर हैं। बनावली हरियाणा के क्षेत्र में हैं, जो मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मोहर नहीं मिली है। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त वह क्षेत्र विंशन कहलाता है। हड़प्पा कालीन नगरों का आयताकार खंडों में बांटा गया है। सुक्ता गैंडोर व सुरकोतदा समुद्र तटीय नगर थे, जो कि पश्चिमोत्तर पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र में समुद्र किनारे यानी कि अरब सागर के तट के किनारे स्थित था। वर्तमान में ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर मिलता है अरब सागर के पास, वहीं पर मौजूद है। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही यह खोज की थी। अब कुछ प्रश्न माना जाता है कि जैसे कि सरस्वती नदी जहाँ बहती थी अब वो क्या कहलाती है, उस क्षेत्र को हम लोग विंसन कहते हैं। अब जैसे कि बाजरे की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला, तो उत्तर होगा रंगपुर। हल का जो लकड़ी का हल था वो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब चौथी टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला पहला जो है श्रुति साहित्य तथा दूसरा जो है स्मृति साहित्य। पहला श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाएं। दूसरा जो है स्मृति साहित्य, मनुष्य द्वारा रचित, इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल है। वेद, इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। इस मैप के थ्रू जान सकते हैं कि आर्यन कहाँ से आए थे। उस वक्त भारत को द्रविदास कहा जाता था। फिर आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने के बाद ऋग्वैदिक काल आया। इसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल कहलाया और 1000 से 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल को देखा जा सकता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 11 बलखिल्य सहित एवं 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,580 मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं। अतः कुल 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता द्वारा किया जाता था, यानी कि पुरोहित को वहाँ होत्री कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। दूसरों से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना वसुमित्र ने की थी, उसका उल्लेख तीसरे मंडल में है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है एवं 9वें मंडल के 144वें सूक्तों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की रचना की।
ऋग्वेद ने इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया। 10वें मंडल जो सबसे बाद का है, उसके पुरुष सूक्त में 4 वर्ण जैसे पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन है। ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजस्व का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर किला तोड़ने वाला कहा गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद के पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया और अग्नि का 200 बार किया गया। दोस्तों, इस वक्त सरस्वती नदी मौजूद थी और उसे नदी तमा कहा जाता था। ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसे लिख लीजिए। सामवेद जो दूसरा वेद है 4 वेदों में, सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है जिनके पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। सोमवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों की अतिरिक्त शेष ऋग्वेद के लिए गए हैं। पंचविश या तांडव सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को अर्धवर्यु कहा गया है। यह गद एवं पद दोनों में रचित है एवं इसके 2 उपभाग हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद कहलाता है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद कहलाता है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण एवं ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। अर्थवेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद अर्थवेद है। अर्थवेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अर्थवेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है। अर्थवेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद से ही मिलता है। अब एक चार्ट के थ्रू हम लोग चारों वेद की जानकारी लेते हैं। वेद ऋग्वेद जिसमें पुरोहित को होत्री कहा जाता था। आयुर्वेद जो इसके उपवेद थे। ब्राह्मण यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, उपनिषद इसके ऐत्रेय हैं। वेद सामवेद पुरोहित उद्गाता, उपवेद गंधर्ववेद, ब्राह्मण जो थे जैमिनीय, टांडव और उपनिषद इसके हैं छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। वेद यजुर्वेद पुरोहित अर्धवर्य, उपवेद कहलाते हैं धनुर्वेद, ब्राह्मण शतपथ तैत्तिरीय, उपनिषद कठोपनिषद, वृद्धनायक ईशोपनिषद। वेद अर्थवेद पुरोहित इसके ब्रह्मा कहलाए। उपवेद अर्थवेद है। अर्थवेद ब्राह्मण इनके गोपद कहलाए। इसके उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद कहलाए। अब बात करते हैं आरण्यक की। ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली ऋचाओं का आरण्यक कहते थे। यह दार्शनिक रहस्य से परिपूर्ण है। आरण्यक की संख्या 7 है तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं जैसे कि ऐत्रेय, इंद्रायक, कौशितकी, शतपथ। अर्थवेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब बात करें उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद में से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है।
नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मर्षिम उल्लिखित है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदांग वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांग अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। ये वेदांग है शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प यानी कि कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त जो कि भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते थे। मनुस्मृति जो कि 200 ईसा पूर्व, यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मेधातिथि, गोविंदराज भरूची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा पूर्व, इसके भाष्यकार हैं ज्ञानेश्वर, अपरार्क, विश्वरूप। महाभारत यह व्यास की कृति है जिसमें कुल 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक का हो गया और सिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह 7 सहस्री यह महाभारत कहलाने लगा। रामायण, इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावली मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्राह्मण, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है। सूत्र 4 सूत्र इस कारण है, इस प्रकार है। पहला गृह सूत्र, इसमें जात कर्म, नामकर्म, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। स्रोत सूत्र, इसमें राजाओं के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। धर्मसूत्र, इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। शुल्ब सूत्र, इनमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विधि प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। वेद विशिष्ट तथ्य, वैदिक पद को ऋचा, गद को यजुष एवं गय पद को साम कहते हैं। व्याकरणाचार, पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद के 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजाओं को विषमता कहा गया है, विषमता कर लेने वाली स्वामी। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वेदत्रयी, इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है, इसलिए वेद त्रयी कहा गया है। प्रस्थान त्रयी, इसमें ब्रह्मसूत्र, सूत्र, भागवत गीता एवं उपनिषद शामिल है। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल, जो कि अपने चित्र के माध्यम से समझा होगा। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो कि आर्यों का आगमन एवं विस्तार कहलाता है। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। M17 द्वारा नामक अनुवांशिक संकेत एवं मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिला। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए।
मूल निवास विद्वानों के अनुसार संपूर्णानंद ने बताया सब सैंधव प्रदेश था। पेंका हर्ट, दयानंद सरस्वती, मैक्स मुल्लर, रीड, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर झा, इन्होंने भी सब के बारे में मूल निवास व्याप्त किया। दयानंद सरस्वती द्वारा तिब्बत, मैक्स मुल्लर रीड द्वारा मध्य एशिया, बाल गंगाधर उत्तरी ध्रुव, गंगानाथ ऋषि देश बताया गया। इसका विस्तार हिमालय के क्षेत्र से अफगानिस्तान, पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र यमुना नदी के समांतर और पूरब में यमुना नदी तक ही सीमित था। यमुना नदी के समांतर ऋग्वेद ने नदी सूक्त यानी कि 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें प्राचीन नाम है कुछ नदियों के जो कि वर्तमान से मिलाते हैं। जैसे वर्तमान नाम सिंधु का पहले भी सिंधु था, चिनाब का प्राचीन नाम अश्किनी था, सतलज का प्राचीन नाम सुतद्री था, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा, झेलम का प्राचीन नाम बितिस्ता, घग्गर का प्राचीन नाम सरस्वती दृष्टवती और रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी। अफगानिस्तान की नदियाँ: नदी कुंभा, स्थान काबुल, नदी सुवास्तु, स्थान स्वात, नदी क्रोमू, स्थान कुर्रम, नदी गोमती, स्थान गोमल। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्यानी भी कहा गया है। कुछ वेदांग जैसे कि 6 वेदांग थे, इनके नाम थे कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। इसे भी आप याद रखें, जो कि इस किताब में नहीं मिलेगी। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदी तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्वती आधुनिक हेल्मनद नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसके 5 सहायक नदियां सम्मिलित हैं। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश है। ब्रह्म ऋषि देश गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके नजदीकी क्षेत्र। गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन, जिसे रेवतेरा नदी कहा गया है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जल राशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनव शब्द का प्रयोग किया गया है। अब कुछ जनजातीय संघर्ष के बारे में देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास, दस्यु आदि से है। ऋग्वेद के अनुसार भारत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों ने जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रस दस्यु कहलाया। यह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्य हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भारत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। भारत वंश और 10 राजाओं के बीच पुरुषनी नदी, जो कि वर्तमान रावी नदी कहलाती है, के तट पर 10 राज्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा वेद थे। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पूर्वों में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। सामाजिक जीवन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों सभा समिति में भाग ले सकती थीं। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थीं। इसी काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग तथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। अमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली
स्त्री को अमाजु कहा जाता था, यानी कि कुंवारी कन्या जो कभी शादी ना करे। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। वास मध्य भाग में पहनने वाला वस्त्र, अधिवास चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र, नीवी कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र। ऋग वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव यानी कि जौ प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता। ऋग वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। समाज पितृ सत्तात्मक था, यानी कि पितृ के बाद बेटा सत्ता पर बैठेगा, बेटा का बेटा बैठेगा। सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, इसकी प्रधान कुलप होता था। आर्थिक जीवन की बात करें तो ऋग वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहाँ आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गौना अतिथि, गोमर धनी व्यक्ति, गोधूली संध्या का समय, अधन्या ना मारी जाने वाली गाय, गविष्टि गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अपयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। राजनीतिक जीवन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन राजा कहा जाता था। अनेक कुल प्रधान कुलप मिलकर ग्राम प्रधान ग्रामीणी व अनेक ग्राम मिलकर विस प्रधान विस्पति और अनेक विस मिलकर जन प्रधान राजन का निर्माण करते थे। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है तथा जनपद राज क्षेत्र शब्द का एक बार भी नहीं आया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। ऋग्वैदिक कबीले या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। सभा और समिति इनके महत्वपूर्ण थे, क्योंकि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ व विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामीणी, ब्रजपति एवं अन्य अधिकारी थे। धार्मिक जीवन की बात करें, वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापित देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर किला तोड़ने वाला या वृत्रहंता या सोमापा भी कहा जाता है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इन्हें बादल का देवता भी माना गया है, जो वर्षा देता है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि ने देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थ का काम किया है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता: सोम वनस्पति के देवता, मरुत आंधी के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, पूषण पशुओं के देवता, आरण्यानी जंगल की देवी, धौ आकाश का देवता। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, जो कि आर्यों की भौगोलिक सीमा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तर बिहार तक था। सामाजिक संगठन: उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। चारों आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बाल
समय को ब्रह्मचार्य बोलते हैं, गृहस्थ जीवन शादीशुदा जीवन को बोलते हैं, वानप्रस्थ जो बाल बच्चे के होने के बाद जब आप वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो वानप्रस्थ होता है और संन्यास ले लिया जाता है, उसके बाद मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अर्थवेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी की अधोगिनी भी कहा गया है। विदुषी महिलाएं मैत्री, गार्गी, सलवा, वर्णा, काव्यानी आदि स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थीं, उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल में आर्यों के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। इसी काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि, चावल, मांस, उड़द, यव, जौ, गौमूत्र, गेहूं आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के दो रूप चर्चित हैं, श्याम या कृष्ण अयस्क लोहा तथा तांबा लौ आयरा। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विद्वान के वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग चार प्रकार के मृदभांडों से परिचित हैं, काला व लाल, काली पॉलिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृदभांड। इनमें से चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर PWG उनके सर्वोपरि विशिष्ट का सूचक है। 1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लोहे औजार अतरंजी खेरा से प्राप्त हुए हैं। खेती एवं विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में सामर्थ्य हो गए। राजनीतिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। विदत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा समिति की प्रभाव भी कम हो गई। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की एवं तुर्बश व क्रीवी ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का भोज, पूर्व का सम्राट, पश्चिम का सौराट एवं मध्य का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद अनुवांशिक बन गया, जो सामान्यतः उसके श्रेष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहिता, गोविकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राजस्व युग, राजभिषेक के समय, अश्वमेध युग, साम्राज्य विस्तार के लिए, वाजपेयी युग, रथ दौड़ की आकांक्षा से। धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्म कांड आधारित हो गया, यानी कि धार्मिक जीवन कर्मों पर आधारित हो गया। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति जो ब्रह्मा, शिव, रुद्र तथा नारायण विष्णु। पूषण जो ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा। पंच महायज्ञ जैसे कि पहला ब्रह्म यज्ञ, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता। दूसरा देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता। तीसरा पितृ यज्ञ, पितरों के प्रति कृतज्ञता। अतिथि यज्ञ, अतिथियों के प्रति कृतज्ञता। भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय हुआ। दर्शन, सांख्य दर्शन प्रतिपादक थे कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि प्रतिपादक थे। न्याय दर्शन प्रतिपादक गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन कनाद मुनि। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन वादरायण। 16 संस्कार की बात करें, उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हुए। गर्भाधान पहला, दूसरा पुंसवन,
आप ये चित्र के माध्यम से जान सकते हैं कि पहला, ऊपर से नीचे की ओर चित्र देखिएगा। पहले लाइन में गर्भाधान है, यानी कि जब बच्चे माँ के पेट में गर्भ धारण करते हैं तब। दूसरा पुंसवन, यानी कि जब उनका जन्म हो जाता है। दूसरा सीमांतोन्नयन, जब माँ 7 महीने की पेट गर्भाधान में होती हैं। जात कर्म, जब किसी जात में उसका जन्म हो जाता है। नामकरण, जब उस बच्चे का नामकरण किया जाता है पुरोहित द्वारा। फिर निष्क्रमण, जब उसे कुछ खिलाया जाता है एक निवाला अनाज के रूप में, निष्क्रमण। फिर अन्नप्राशन, जब अन्न खिलाया जाता है, निष्क्रमण में उसकी घर में उसका प्रवेश होता है और अन्नप्राशन में उसको अन्न खिलाया जाता है। चूड़ा कर्म, जिसमें उसे चूड़ा किया जाता है। जैसे उसके बाद कर्ण छेदन, मतलब कान छेदा जाता है। विद्यार्थन, विद्यारंभ जब होता है उसका मतलब कि विद्या उसकी शुरू होती है। उपनयन, केशांत, जब वो बड़ा होता है, केशु हो जाता है, किशोरावस्था में आता है। समावर्तन, जब उसका विवाह होता है, उससे पहले का काल। विवाह एवं अंत्येष्टि, यानी कि मृत्यु। विवाह अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ग का एवं महिला निम्न वर्ग की होती थी। अनुलोम विवाह। प्रतिलोम, यानी कि उल्टा होता था, इसमें पुरुष निम्न वर्ग का एवं महिला उच्च वर्ग की। फिर आते हैं ग्रीक सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। पहला ब्रह्म विवाह, यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। दूसरा देव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। तीसरा विवाह आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था। चौथा प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। असुर विवाह, वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह, यह विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। पैशाच विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्दों की संख्याएं: पिता 335 बार, इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, गाय 176 बार, विष 170 बार, सोम देवता 144 बार, विष्णु 100 बार, वरुण 30 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, रुद्र 3 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, सिंधु नदी सर्वाधिक बार, कृषि 33 बार, जन 275 बार। कृषि संबंधी प्रमुख रत्नावली: सेनानी को सेनापति, ग्रामीणों को गांव की मुखिया, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्राहक सूत, रथ सेना का नायक, गोविक कर्तन, गवाध्यक्ष, वनपाल, अक्षाबाप, आय व्यय गणाध्यक्ष, पालागल, विदूषक का पूर्वज, महिषी रानी, तक्षण बढ़ई। कृषि संबंधी शब्दावली: प्राचीन नाम जैसे हल के लांगल, बैल के ब्रिक, जुते हुए खेत के प्राचीन नाम उर्वरा, हल से बनी नलिया सीता कहलाती थी। कुआं को अबट कहा जाता था। बादल को पर्जन्य कहा जाता था। बैलगाड़ी को अनस कहा जाता था। हलवाहा को किनास कहा जाता था। के सर्वप्रथम सब प्राचीन नाम: 2 जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अस्तोमा सदगमा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और
बृहदारण्यक उपनिषद में। गीता से सबसे पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में। भारत का विलय का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल सर्वप्रथम देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता प्रजापति। राजस्व यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु अयस यानी कि काष्य यानी कि तांबा। 14 ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी सिंधु। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद में। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजस्नेयी संहिता में। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? चतुर्मंडल में। इस प्रकार हमारे चारों टॉपिक आज पूर्ण हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और दूसरे वीडियो के लिए आप